नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं आपके साथ। आज महिलाओं की बात करेंगे। मेरे आगे एक पोस्टर दिख भी रहा होगा, महिला आरक्षण योगीकरण। आज महिलाओं की बात उठी, आज गिरगिट की बात उठी। समाजवादी पार्टी को गिरगिट क्यों कहा गया, तो सीएम योगी ने तुलना की महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर। आज बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन फोकस में सिर्फ और महिलाओं की बात होगी। महिला आरक्षण संशोधन बिल यानी देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने की लड़ाई लंबी है। सबसे पहले 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार बिल पेश किया। भारी विरोध के चलते पेश नहीं हो सका। अलग अलग सरकारों ने कई बार बिल पेश किया, लेकिन विरोध के चलते मंजूरी नहीं मिली। आखिरकार मोदी सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण बिल को संसद से पारित कराया, लेकिन बिल में संशोधन को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। 17 अप्रैल को मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वो घिर गया। अब इसी को लेकर आज यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र भी बुलाया गया। सत्र में कौन महिलाओं का हितैषी है और कौन महिला विरोधी, इस बात पर जमकर घमासान देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया, तो वहीं विपक्ष ने खुद को महिला समर्थक और बीजेपी को महिला विरोधी बताया। कुल मिलाकर विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में सभी को महिलाओं के अधिकारों की इतनी चिंता है, या फिर सत्ता के सिंहासन की चाह में आधी आबादी को रिझाने की होड़ है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इन्होंने चर्चा किया, जवाब दे रहा हूं। देश की आधी आबादी यानी कि महिला वोटों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें सीएम योगी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आक्रामक नजर आए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए गिरगिट बता दिया। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? मुद्दा महिला बिल से जुड़ा था, तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को न केवल महिला विरोधी बताया, बल्कि सपा के नेताओं के पुराने काले चिट्ठे भी खोले। खेतिहर मजदूर की बेटी थी, शौचालय की सुविधा गांव में नहीं, घर के पास नहीं थी, और उन बेटियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, और उन सभी उसको लेकर के दुनिया ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था। एक और बीजेपी आधी आबादी के अधिकार को लेकर विपक्ष पर आक्रामक थे, तो वहीं दूसरी ओर सपा से निष्कासित पूजा पाल ने भी समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। उस दिन दिल्ली में संसद भवन में कहीं न कहीं इनकी जो सोच है, इनकी जो नीयत है महिलाओं के प्रति, वो कहीं न कहीं उजागर किया गया, और इन्होंने दिखाया और बहुत जोर शोर से दिखाने का काम किया कि हम महिला विरोधी थे और हैं और रहेंगे। विपक्ष पर महिला विरोधी आरोपों के बीच कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर उसकी कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया। बिल बनाने से नहीं, बिल को लागू करने की नीयत भी होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत होती तो 2023 में जो बिल अधिनियम बन चुका था, जिसको महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी, उसको आपने नोटिफाई तक नहीं किया। नोटिफाई तब किया जब बिल दोबारा 2026 में ले। सवाल देश की आधी आबादी का है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका तय करती है। शायद यही वजह है कि सभी पार्टियों में रस्साकशी चल रही है। सरकार और विपक्ष की ओर से महिला हितैषी होने और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिला बिल की वकालत कर रही है, खुद को महिलाओं की हितैषी बता रही है, तो फिर महिला आरक्षण संशोधन बिल के समर्थन में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या विपक्ष को बिल के पास होने पर महिला वोटर्स का रुख बीजेपी की ओर होने का डर है, या फिर विपक्ष का मुख्य विरोध बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने को लेकर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करें, महिला आरक्षण योगीकरण। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए यहां आप महिला आरक्षण की वकालत करते, उधर संसद के अंदर आप विरोध करते हैं। गिरगिट भी आपको देखकर शर्म आ जाए। समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, कांग्रेस पर हमला बोला कि आखिरकार महिला विरोधी कौन है। मुद्दा यही है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपनी मेहमानों का परिचय करा दूं। अनीता चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगी। अपर्णा दीक्षित है, प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष यूपी महिला आयोग की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन महिलाओं के बीच में अकेला ही पुरुष, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए जरूरी भी है। चलिए चर्चा की शुरुआत मैं बबीता चौहान जी आपसे करना चाहूंगा। बबीता चौहान जी, महिलाओं का असली हितैषी कौन, आप लोग हैं क्या? जी फिर से जरा बोलिए, समझ गए। मेरा सवाल यही है बबीता सिंह चौहान की, महिला हितैषी कौन है? बीजेपी? जी ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि महिला हितैषी कौन है आपने देखा ही था कि जो 16, 17, 18 विशेष सत्र बुलाया गया था लोकसभा में, तो तभी भी आपने देखा मानसिकता, दोहरा इनका चरित्र, और जो दो चेहरे लेके घूमते हैं, तो आपने देखा कि कितनी निराशा हुई इस वक्त महिलाओं को कि जब सारी महिलाएं टीवी पर टकटकी लगाए हुए देख रही थी और इनका उन्होंने क्या इसका रिजल्ट दिया उसके। मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि इतनी भावुक अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, कोई महिलाएं इनसे कुछ जबरदस्ती कुछ नहीं ले रही थी, कोई भीख नहीं मांग रही थी। महिलाएं अपना अधिकार लेना चाह रही थी, जो 70 साल से पीछे उन्होंने धकेला हुआ था। तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही निराशा हुई सब महिलाओं को, जिसका आक्रोश आइए देख ही रहे कि कितना आक्रोशित है सारी महिलाएं। तो मुझे लगता है कि जो इनका जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने आया, सारी आधी आबादी ने बिल्कुल। बबीता जी, आज समाजवादी पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गिरगिट भी आपको देखकर शर्मा जाए। आप मानती हैं कि वाकई में समाजवादी पार्टी की ये छवि है, उनकी नीति रणनीति यही है कि वाकई में गिरगिट भी शर्मा जाए? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ संसद में सारी महिलाएं एक साथ बैठती देख रही थी, तो उसके बाद जब सबको इतनी उम्मीद थी, लोग जब आधी आबादी हमारी देश की उसको कितनी उत्साहित थी कि भाई चलो कुछ अपना इतने दिन से बात लेके अब हमारा हक मिलेगा हमें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाया। और अब ये विधानसभा में जाकर जबरदस्ती का ये उद्यम काट रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि गिरगिट शर्मा आएगा ही ना, कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा अभी 2027 में। बबीता जी मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा जल्दी से। प्रियंका गुप्ता जी का रिएक्शन। प्रियंका जी मेरा रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। बीजेपी शासित हर राज्य में मैं देख रहा हूं, चाहे वो और भी राज्य है, हर जगह विधानसभा का एक विशेष सत्र देखने को मिला। उत्तराखंड में मैं देख रहा, हरियाणा में भी मैं देखने को मिल रहा, अब यूपी में भी देखने को मिला। आपके विपक्ष की तुलना उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह, और खासकर देखिए उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। प्रियंका जी, वाकई में आप महिला विरोधी पार्टी है कांग्रेस? देखिए वास्तविकता ये आज बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। एक्सपोज कैसे हो रही है कि जो बिल ऑलरेडी पास पड़ा है उसे लागू नहीं करना चाहती। और अगर आज मुख्यमंत्री जी जो निंदा प्रस्ताव लेके आए थे उसकी जगह महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें 33% आरक्षण अपनी महिलाओं को देना ही नहीं है। अब इनके वहां अगर पूछिए कि महिलाओं की जगह कहाँ है, तो ये कहेंगे कार्यकारिणी में है। अरे भैया कार्यकर्ता है क्या वो केवल महिला? फिर कहेंगे सेवा समिति में है। अरे देखिए सेविका है क्या महिला? अभी इनके एक महोबा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उस महिला के साथ कैसी अनैतिक बात करी थी कि उसको हम अगर पद देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, उसके अंदर इतना घटियापन भरा हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उसमें जो है उस जो महिला है उसी ने बेचारी ने जो है पूरी तरीके से अपने हथियार डाल दिए। तो ये तो है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। अब बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है क्या? लेकिन प्रियंका जी मेरे एक आपसे सवाल है, आप क्यों नहीं महिला विरोधी आपको कहा जाए आपकी पार्टी को? आपकी सरकार थी, अगर आप क्यों नहीं लाए? आप क्यों नहीं लाए अपने समय में? अरे लाए नहीं, हमने दे दिया भाई साहब। 2022 के चुनाव में हमने महिलाओं को 40% टिकट दे दिया। आप सोचिए, आप बताइए कोई ऐसी पार्टी, कोई आप जिस समाजवादी पार्टी के साथ चलते हैं उस समाजवादी पार्टी के विरोध के चलते आप लोकसभा में नहीं ला पाए थे उस दौर में। अरे तो भाई उस समय नहीं ला पाए थे, 2023 में तो पास हो गया ना। समाजवादी पार्टी ने भी पास कर दिया, हमने भी पास कर दिया, सबने पास कर दिया। तो अब संशोधन पे दिक्कत क्या आप लोगों को?
नहीं तो लागू तो करिए, संशोधन की जरूरत तो बाद में पड़ती है, जब तक आप किसी चीज को लागू ही नहीं करेंगे संशोधन क्या होगा। और फिर आपने तो कहा था कि हम जनगणना करेंगे तब लागू करेंगे, प्रतिमन करेंगे तब लागू करेंगे। ये क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि आपको 24 में ना देना पड़े, आपको जितने भी विधानसभा के चुनाव उसमें ना देना पड़े, आपको मौका लगेगा तो जो 29 में आने वाला चुनाव उसमें भी ना देना पड़े, क्योंकि आप महिलाओं को हमेशा द्वैम दर्जे का नागरिक समझते हैं। अब हिंदू कोड बिल आया जिसमें महिलाओं को जो है अधिकार मिलने थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी। 2010 में बिल आया तो जो है आदित्यनाथ जी, योगी जी मुख्यमंत्री जो है वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि महिलाओं तो फिर बीजेपी की मंशा क्या नजर आती है आपको प्रियंका जी? क्या सिर्फ एक गुमराह कर रहे हैं ये लोग? सुनिए क्या है, मैं बताती हूँ आपको। बीजेपी की मंशा ये है कि आज महिला सुरक्षा पर जब बात होती है तो इधर उधर बगले झाँकती, आज महंगाई पर जब बात होती है तो अपना सर पीट लेती है, थोड़ी ऑडियो बढ़ाइएगा अंदर का। बेरोजगारी पे बात होती है तो ये अपने जो है मुंह पे हाथ रख लेती है। तो वास्तविकता ये है कि आज बीजेपी चाहती है कि इन सारे मुद्दों से भटकाया जाए और महिला आरक्षण बिल जो इन्हें देना नहीं है, सिर्फ लटकाना करना भटकाना है, उस बिल पर इसको अटका कर मुद्दों से भटका दिया जाए। चले मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। अपर्णा दीक्षित प्रवक्ता है बीजेपी। अपर्णा जी, लटकाना भटकाना और सिर्फ टरकाना है आप लोगों को। हाथरस, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, बनारस, लखीमपुर, यहाँ सब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बचा के फिर रही थी। चले मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है प्रियंका जी अभी जवाब ले लेता हूँ अपर्णा जी। जो बलात्कारी जेल के पीछे होने चाहिए। ठीक है अपर्णा दीक्षित। मुझे दाद देनी पड़ेगी, कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोल रही, तब नहीं हो पाया तो अब हो तो गया। मैंने 2023 में कर तो दिया। इनको इतनी सी भी ये कहने से कहते हुए परेशानी नहीं हो रही है कि 30 सालों तक बिल नहीं बना रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, और जब देखो तो चटर पटर करती रहती है और बयानों को रट कर यहाँ बोलती रहती है। इनसे ये कहिए कि बिल के उस बिल में पहले से ही इसमें अंकित है कि परिसीमन के बाद ही ये बिल लागू होगा। 2001 के बाद फ्रीज कर दिया गया था मैडम की, परिसीमन के बाद लागू 2076, उसके बाद 2001 में फ्रीज कर दिया गया था और 76 के बाद, और अब जो बिल लागू होगा 2026 में परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ये लागू होगा। लेकिन इनको इतनी भी समझ नहीं है, उसके बाद ये बिल बयानों को रट लेंगे और उसके बाद आपको नहीं है, समझदारी तो लेना देना और छूना भी नहीं है। बीच में सब्जी मंडी बना देते हैं। प्रियंका जी इनकी बात पूरी हो जाए ना, फिर आप बात रखिए ना। पूरी डिबेट को डिरेल करने का काम करती है। आप अगर मैडम थोड़ा बिल को पढ़ लिया होता तो आप शायद ये नहीं बोल रही होती। आपको ये मालूम होना चाहिए उस बिल में बाकायदा प्रावधान है कि जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया 2026 में 26 तक मैडम, उसके बाद भी हो सकता है। और 26 जैसे ही आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मैडम, थोड़ा सा आप शांत हो जाके सुन लीजिए। दरअसल कांग्रेस के पास जमीन बची नहीं है। अगर आपका यही अगर यही चाल चलन चेहरा रहा तो कांग्रेस में जो आप बंदूक दूसरों के कंधे पर रख के चलाती है ना, ये भी नहीं बचेगा कुछ दिनों में। इसलिए एक अच्छी डिबेट करना सीख लीजिए, बहुत टाइम हो गया आपको कृपया करके। और सुन लीजिए, आप महिलाओं की बात तो आप मत ही करिए मैडम। प्रियंका गांधी को थोड़े दिनों पहले एक एमएलए लेटर लिखा था कि इनको अध्यक्ष बना दीजिए, तो उनको उसको निकाल के फेंक दिया। 2022 में लड़की लड़ सकती हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाई। आप मत बोलिए महिला आरक्षण महिलाओं पर, और आप मत बोलिए जो महिलाएं वहाँ पर गाली खाती है हमारे राज्य का खिलाड़ी बीजेपी में, और आप मत बोलिए मैडम। चल मैं अपर्णा जी मैं एक रिएक्शन रुकिएगा प्रियंका जी, क्योंकि आप बीच में बोल रही है ना, फिर आपकी बात आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है दर्शकों तक, क्योंकि दोनों क्रॉसिंग हो रही है। मैं एक अपर्णा जी, मैं एक बार प्रियंका जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताइए, आपको लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहा होगा, आप लोगों के विरोध की वजह क्या रही? आज जो बीजेपी से मुद्दा बना रही है, आप लोगों ने विरोध क्यों किया? ठीक है अपर्णा जी, एक बार बात पूरी हो जाए, प्रियंका जी की बात आ जाए पहले। विरोध की वजह क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते कि ये बात हो? हम तो विरोध इसलिए कर रहे हैं जिसको अभी लागू कर दीजिए। आप क्यों नहीं लागू करते? जब आपको जनगणना 2011 की तो इसको लागू क्यों नहीं लागू करते आप? अरे परिसीमन की बात लागू हो सकता है मैडम, आप जनता को गुमराह क्यों कर रही हैं? आपकी कितने परसेंट टिकट दिया 2022 में महिलाओं को? आपकी मंशा क्या है? बंगाल में कितने टिकट दिया आपने? आपको सिर्फ विरोध करना है। 3 तलाक पर आपने विरोध किया था। टिकट दिया आपने महिलाओं को? बड़ी मंशा है, बड़ी अरे भाई जिनको टिकट दिया था, लड़की को लड़ सकती हूँ, जो आपके चेहरे जिनको चेहरा बनाया था उनको, आपने जिनको टिकट देने का वादा किया था उनको टिकट दे दिया था, और बेचारी को टिकट दिया था जिनको आपने चेहरा बनाया था। आप कह रही हैं आपको टिकट दे दिया था, आपको अच्छे से पता था आपकी जमीन नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप नहीं मैं एक चीज में प्रियंका जी मैं एक बार फिर आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप मान लीजिए परिसीमन के बाद होता तो अब जो सीटें हैं वो सीटें 800 से भी ज्यादा हो जाती, उसमें तो हो सकता है प्रियंका गुप्ता की भी लॉटरी लग जाती, आपकी भी लॉटरी लग जाती चुनाव लड़ने में।
अरे भैया मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे जो पर्दा जी बैठे हैं उनकी भी लॉटरी लग जाए। हाँ तो फायदा दोनों का ही होता ना। फिर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसमें खराब कर ली, हमारी भी खराब कर ली। अभी लॉटरी लग जाए, अभी तो प्रतिमन हुआ ही नहीं, अभी तो जनगणना हुई ही नहीं। और सभी महिलाओं की आपने खराब कर दी, सबके देखती हूँ सदन में बैठने मैं तो कह रही हूँ कि 2027 में चुनाव है, 2027 में लागू कर दीजिए इसको, करिए, हटाइए उसमें से प्रतिमन, हटाइए उसमें से। क्या हो गया है प्रवक्ताओं को, कैसे बात कर रहे हैं बताओ बिना जानकारी अब अभी के भी पारित कर देते। और मैं तो कह रही हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज के आज आप अभी कहिए इसको पारित करते हैं, इसको लागू करते हैं, जो पार्टी नहीं। अरे तो पारित तो आप ही करवाते ना सदन में। हम तो कर दिया, 2023 में पारित हो गया ये बिल। मैडम संशोधन आया ना, अब तो वो तो ठीक है, वो हो गया, वो तो 33% वाला हो गया। अब जो ये संशोधन करके लाए उस पर आपकी सहमति क्यों नहीं हुई? किस चीज में संशोधन, क्या संशोधन है? महिला बिल में, आरक्षण में कोई संशोधन है? कोई संशोधन नहीं है, वो बिल ही नहीं है महिला आरक्षण का। वो बिल परसीमन का है, परसीमन एक अलग इशू है। परसीमन में उन्होंने ये तक नहीं बताया उस बिल में कि उसमें कितने परसेंट वो किस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये पूरी तरीके से छलावा, ठीक है, पता था। चले छलावा। अपर्णा दीक्षित आप जरा समझाइए, अगर आप प्रियंका जी को समझा सकती है कि वो कह रही है ये छलावा है, इस छलावे को आप बताइए जरा, फिर मैं देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए, मैं उनका रुख करूंगा। प्रियंका जी के साथ मेरी कई डिबेट्स हो चुकी है और मैंने उन्हें हर डिबेट में कहा है बिल के संशोधन में, और वो 2023 में 106वें संशोधन में ये लिखित है बिल में ही कि जनगणना को लेते हुए और परसीमन की प्रक्रिया को लेते हुए हम इस बिल को लागू करेंगे। परसीमन की प्रक्रिया 2001 के बाद अब 2026 में खुलेगी और परसीमन होने के बाद ही हो पाएगा, इसलिए परसीमन लाया गया था। लेकिन इन सभी प्रवक्ताओं को एक बात बार बार समझ में आती है, इनके नेताओं को समझ में नहीं आती, जनता को नहीं समझाएंगे ये लोग। चले मैं अनीता चौधरी वरिष्ठ पत्रकार एक बार उनसे विश्लेषण कर लेता हूं। अनीता जी, अभी देखिए विधानसभा में जो सेशन आपने देखा, एक विशेष सत्र बुलाया गया, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ। सीएम योगी ने, आपने देखा होगा, उन्होंने विपक्ष समाजवादी पार्टी की तुलना गिरगिट से कर दी इस मसले को लेकर। आप कैसे देखते हैं अनीता चौधरी जी, क्योंकि 2027 में चुनाव है यूपी में विधानसभा का। अनीता चौधरी जी, मुझे जहां तक लग रहा है विपक्ष को थोड़ा सा इस बिल को लेकर के सेंसिटिव होना चाहिए था। और मैं बता दूं कि ये एक ऐसा खेल था जिसमें विपक्ष की महिलाएं खुद ट्रैप में आ गईं और अपना ही नुकसान कर बैठी हैं, क्योंकि ये बिल लंबे समय से लंबित था। बिल की कॉपी जो पहली वाली पास हुई थी, जिसपे सर्वसहमति के साथ सबने अपनी हामी भरी थी, उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि परिसीमन और जनसंख्या जो गणना है उसके बाद ही ये बिल, ये जो नियम है वो लागू होगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब ये परिसीमन के साथ क्योंकि परिसीमन जो है वो संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो जाहिर सी बात है उसमें 2/3 वाली रेशियो को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के ही होगा और उसमें विपक्ष की सहमति जरूरी होती है। विपक्ष साथ पहले से ही ये जानता था कि अगर अगली बार आएगा, परिसीमन के समय में आएगा, तो जाहिर सी बात है परिसीमन के 3 बिल आए थे, तीनों एक दूसरे से अटैच थे। जो पॉपुलेशन का जातीय जनगणना वाली बिल, उसके बाद फिर परिसीमन वाली डिलिमिटेशन वाली बिल, उसके बाद नारी बंधन अधिनियम, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए वो तीनों बिलों को लाया गया था। अनीता जी आप तो पत्रकार भी हैं, आप तो बखूबी जानती भी होंगी, लेकिन अगर विपक्ष के नजरिए को अगर आप समझे तो विपक्ष भी तो सही मुद्दा उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इसको टाइमिंग पर सवाल उठाए। देखिए अब आपने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान, चलो बाय द वे मान लिए कि टाइमिंग पे ये विपक्ष ने उठाया है इसको सवाल कि भाई टाइमिंग देखिए, अब चुनाव है, पश्चिम बंगाल असम में चुनाव हो रहे हैं, अब इन्होंने सेशन बुला लिया और अब उसको गिर गया, अब ये अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए तो महिला विरोधी पार्टी है। नहीं, आप ये बताइए कि जब ये बिल लाया गया था तो जो 3 राज्य जिसमें कि बीजेपी के बढ़त हो सकते थे, उन तीनों में मतदान हो चुका था। केरल की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन पुडुचेरी और अगर आसाम की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं सबको साफ नजर आ रही थी कि वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। रही बात पश्चिम बंगाल की और तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल को केंद्रित अगर करें तो पश्चिम बंगाल का वोटर जो है
क्या एक इस बिल से अपने मन को इतना बना देगा कि बीजेपी को लेकर के चलाएगा और ममता बनर्जी को खुद सिर्फ एक बिल की वजह से गिरा देगा? आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये बिल आया तो आधे चुनाव हो चुके थे, आधे चुनाव होने थे। चलिए, मैं बबीता, मैं एक रिएक्शन पहले बबीता जी का, फिर भी मैं इस पर रिएक्शन प्रियंका जी का भी लूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार अनिता चौधरी ने विश्लेषण किया है। बबीता जी, मैं एक बात, क्योंकि देखिए जब बिल आया और जब ये बिल गिर गया, और तो एक सवाल ये थे विपक्ष की तरफ से कि टाइमिंग पर सवाल थे कि देखिए अब अचानक चुनावों के बीच आप ये ले आए, तो आप लोगों की भी तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है। अब देखिए आप बिल ले आए तो अब आप पूरा विपक्ष, खुद आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी सड़कों पर आ गए हैं, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं विधानसभा के, और विपक्ष को दिखाया जा रहा है कि ये तो भैया महिला विरोधी दल है ये सब। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पहली बात तो भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ कहीं ना कहीं कभी कभी कोई चुनाव होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि चुनाव के वक्त आया तो ये गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि 70 साल से क्या लगातार चुनाव ही चल रहे थे, कभी विपक्ष ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं अपना हक मांग रही थी, कोई भीख नहीं मांग रही थी। तो इसमें दिक्कत क्या थी? ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। और इन्होंने देखा है कि महिलाओं का आक्रोश जिस तरह से सड़क पर उतरा हुआ है, और ये आक्रोश शांत नहीं होगा। ये तो हकीकत है कि मिलेगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि रोक पाएंगे। पर यह है कि जब अभी बहुत उम्मीद थी सारी महिलाओं को, और आपने देखा कि सब बहुत उम्मीद के साथ सारी महिलाएं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने कहा कि महिलाओं का पार्टी से मतलब नहीं था, महिलाओं का कोई ये नहीं था कि भाई कौन सी पार्टी है क्या है। महिला तो सबकी है ना, महिलाएं तो इनके पास भी है, महिला तो देश की आधी आबादी है। अगर देश की आधी आबादी है और इस तरह का उनके हक में अगर कोई चीज आ रही थी तो इनको क्या अधिकार था कि उसको, उस प्रस्ताव को इन्होंने पारित नहीं होने दिया, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इतनी भावुक अपील की। उसके बाद इनके ऐसा तो था नहीं कि इनके हाथों में कभी सत्ता नहीं रही, सत्ता तो इन लोगों के हाथों में भी रही थी। ये उसको कर लेते जब इलेक्शन के टाइम पर, कभी इनके पास टाइम ये एक पॉइंट प्रियंका जी, आपने देखिए अनिता चौधरी जी को भी सुन लिया और बबीता चौहान जी को, और मैं इसमें एक और सवाल जोड़ूंगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने उस दिन सुना भी होगा, उन्होंने कहा भाई क्रेडिट लेना है तो मैं आपको भी क्रेडिट देता हूं, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ये तक कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर दिक्कत क्यों आई? साइन करवा लीजिएगा, साइन करवा ली, बिल्कुल। ये प्रियंका जी उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी चाहिए आप वो मुझे लिखवा के ले लो, उसमें मैं सारा क्रेडिट आपको देता हूँ। जो कैमरे के आगे किसी को आने नहीं देते वो क्रेडिट किसी और को दे देंगे। भला ऐसा सोचना भी मुझे लग रहा है आपके दर्शकों के सामने मजाक हो जाएगा। देखिए, एक चीज है, अभी यहाँ पर जो पत्रकार बैठी थी कह रही थी कि भैया वहाँ चुनाव हो गए थे, अभी जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ लागू कर दें, क्यों नहीं लागू करते? तो आप समझाइएगा। अब नहीं समझा पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं वो समझ में नहीं आएगा उनकी। दूसरी चीज, अब यहाँ पर कह रही पारित नहीं करा, बिल नहीं पारित करता। अरे जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ लागू कर देते। आपको मैं समझाती हूँ कि आपने अपना कितना नुकसान कर लिया है। आपको मैं समझाती हूँ कि आपने अपना कितना नुकसान किया है। अनिता जी, प्रियंका जी को समझ में आ रहा है नहीं, इनको अभी अब देखिए, अभी विधानसभा या लोकसभा में टिकट मिल ही जाता भविष्य में। अब प्रियंका जी को तो पता है कि पार्टी ने गलत कर लिया। सिर्फ एक टाइमिंग के चक्कर में आपने अपना फिर से वो 30 साल लंबा की परियोजना इस नारी वंदन अधिनियम को कर दिया। इस महिला आरक्षण बिल को फिर से एक बार 30 साल की परियोजना में लटका दिया है। परिसीमन जो है, परिसीमन, महिलाओं को अधिकार कैसे मिलता? महिलाओं को अधिकार कैसे मिलता? वो 33% कैसे काउंट होता? तब नारी वंदन होता है। जब हिंदू उत्तराधिकार कानून आता है तब नारी वंदन होता है। जब निर्वाह फंड बनाया जाता है तब नारी वंदन होता है। जब समान वेतन का अधिकार दिया जाता है तब नारी वंदन होता है। जब विशाखा गाइडलाइंस लागू की जाती है तब नारी वंदन होता है। जब घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून बनता है तब नारी वंदन होता है। वो ठीक है प्रियंका जी, आप वो चीजें गिना रही है ना जो अनिता जी कह रही है, उस पर बात करिए ना। आपको हिस्सेदारी की बात करिए ना। अभी हम हिस्सेदारी की बात करें कि भैया परिसीमन होता तो हिस्सेदारी बढ़ती नहीं। ऐसे 50 कानून होंगे, ऐसे 50 कानून होंगे, लेकिन ये भी एक कानून था जिसकी जरूरत थी, जो 30 सालों से लंबित पड़ा हुआ था। ये क्या बात हो गई? बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल लाए थे वो। अच्छा, मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। प्रियंका जी बस मुझे ये समझाइए, प्रियंका जी अगर ये बिल आ जाता, नहीं प्रियंका जी, इससे विपक्ष को क्या नुकसान हो जाता? चलिए, अब तक आपसे मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों ने क्यों विरोध किया, मैं अब ये आप लोगों को क्या नुकसान हो जाता और इनको क्या फायदा हो जाता, ये बता दीजिए फिर। अच्छा सुनिए, किसका नुकसान किसका फायदा हो रहा है? क्योंकि किसी का भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं विरोध कर ररी हैं इनका, कि कह रहे थे 30% आरक्षण दे दो। बेचारी एक तो जल्दी उनको देखने को ही नहीं पहुंचा, जब विपक्ष के नेता पहुंचे उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी तो आप ही लोगों का विरोध कर रही थी ना।
अरे वो विरोध इनका ही कर रही है। हाँ तो झुलस गई वो अलग बात है इस बार। अरे भाई देखिए कितने शर्म की बात है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने तक नहीं पहुंचा। जब विपक्ष के नेता वहाँ पहुंच गए, उनकी फोटो पूरी तरीके से वायरल होगी, तब जाके इनके लोग पहुंचे। कितनी तो बेशर्म है भारतीय जनता पार्टी। इतनी बेशर्मी तो और उसके बाद उनसे मिलने चले गए, तो महिलाओं का अधिकार हमेशा की तरह खाने का काम करती है और बिल को लटकाने का काम करती है। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ जिस दिन कांग्रेस देखिए प्रियंका जी, मेरी बात का आप जवाब नहीं दे पाए। मैं आ रहा हूँ अपर्णा जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही। मुझे मेरे दर्शकों को देखिए, मैं चाहता हूँ कि विपक्ष की बात देखो, फिर आप कहती हैं प्रियंका जी हमारी तो आवाज आप दबाते नहीं, आप मुद्दे नहीं उठाते। मैं देखो कितनी अच्छे से डिबेट को मैं लेके जा रहा हूं कि प्रियंका जी का विरोध पता चल जाए कि भाई कांग्रेस को इतना नुकसान हो रहा था इससे और बीजेपी को यह फायदा हो जाता। भाई जो भी होता, मान लीजिए इनका सत्ता परिवर्तन हो जाता 2029 में, जो आप दम भी भर रहे हैं कि ये बदल जाएंगे, तो फिर तो आपको ही फायदा होता, उससे आपकी ज्यादा महिलाएं जीत कर आती ना। सुनिए बात सुनिए, विरोध कर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कर रही है, कह रही है हमको 33% पार्टी में, और ये इतनी मूर्ख पार्टी है, ये समझ नहीं पा रही है आपको पता लगेगा कि कितना आघात उनके दिलों में पहुंचा। ये कह रहे कि ऊपर वाला खाली है इस पार्टी का, ये जैसे समझ ही नहीं पा रही है कि महिलाएं विरोध क्यों कर रही है। ठीक है अनीता जी समझाएंगे आप? एक रिएक्शन अपर्णा जी, अपर्णा दीक्षित, फिर मैं अनीता जी का रुख करूंगा। लोगों को भी समझ में नहीं आया कि जो महिला का आरक्षण देने का काम हुआ है वो 2034 में न मिलकर 2029 में मिले, इसलिए इसकी शीघ्रता हुई थी, जिनको इसने मट्टी कर दिया। और ये महिलाओं को लेकर आराम से नहीं चल रहा है मैडम। उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने शक्ति बंधन, एक लाख योजनाएं जो आज महिलाओं को देती है उनको लाभ मिल रहे हैं। ये हमने पहले काम किया है और राजनीतिक हिस्सेदार इसको जल्दी लाने की बात की। फिर से बना दिया आपने सब्जी मंडी, क्या सब्जी मंडी बना के रखेंगे डिबेट, आप हमेशा यही करते हैं। तो इनको कुल मिला के सम्मान देने का काम जो होना चाहिए था वो ये पीछे रह गए हैं और महिलाएं इसका बदला लेके रहेंगी इस बार, क्योंकि ये हमेशा भी नहीं करते आए। चलिए मैं लौटूंगा अपर्णा जी, एक बार अनीता चौधरी से। अनीता जी आप कैसे देखेंगी? मान लीजिए आपने कहा कि गलत फैसला लिया विपक्ष ने, तो अनीता जी अभी क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखा, पश्चिम बंगाल के, असम के बहुत सारे एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि वहां बीजेपी लौट रही है, क्या आप मानेंगी महिला आरक्षण बिल भी एक बड़ा इशू होगा? और अभी 2027 में देखिए अब यूपी विधानसभा चुनाव भी है और आप आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी इसका फायदा लेगी? अनीता चौधरी देखिए ये तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर आप इसको गिराएंगे तो हम इसका राजनीतिक फायदा हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि बीजेपी जिस तरह से एक विशेष सत्र बुला करके ये अपने राज्यों में बोल रही है कि हम इस महिला आरक्षण को लागू करके रहेंगे, इसका मतलब कि स्टेट वाइज वो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे वो मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इस तरह के अभियान चलाएंगे ताकि स्टेट्स में इसको दिया जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रही है कि इसका समर्थन जो है, इसका समर्थन से उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसके विरोध से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये क्योंकि एक मोमेंटो बन चुका था कि ये बिल आना चाहिए, ये बिल आना चाहिए, बिल आना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। ये जो 34 और 29 की बात है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा और जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी तो लैंगिक जनगणना भी होगी। किस डिलिमिटेशन के बाद किस क्षेत्र में कितने जिले बनेंगे, उस हिसाब से किस तरह से महिलाओं की गणना को किस क्षेत्र में कितना परसेंट जो सीट है वो आरक्षित किया जाएगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? अगर डिलिमिटेशन के साथ इसको नहीं हम अटैच करेंगे तो कैसे ये सारे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट होके एक सही मायने में धरातल पे बिल्कुल। चलिए ये बड़ी बात है। अनीता चौधरी जी ने अपनी एक बात रखी, इसका एक पॉइंट रखा। मैं बबीता जी एक आपसे भी कहना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि जो महिला वोटर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिक्र करते हैं महिला मेरी साइलेंट वोटर है, और बिहार में भी देखिए महिलाओं की जो वोट परसेंटेज अच्छा खासा रहा, उसका फायदा आप लोगों को मिला, आप क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़े, तो आपको लग रहा है कि महिला वोटर ये बात समझेंगे कि विपक्ष ने विरोध किया है और बीजेपी ही महिला हितैषी पार्टी है? देखिए एक बात आप मेरी थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि मुझे ये सब लड़ना झगड़ना, ये आरोप प्रत्यारोप करना जरा कम आता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर ये बिल आ भी जाता तो इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि देश की आधी आबादी के लिए बिल था।
दूसरा ये था क्या सिर्फ महिलाएं वोट देने तक सीमित रहेंगी, कभी वो निर्णायक भूमिका में नहीं आएंगी? तो मुझे तो लगता है कि विपक्ष में भी अगर कोई महिला अगर इसका विरोध करती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिखा के इस तरह से भेज दिया जाता है, या सिर्फ उनका ये टारगेट है कि हमें विरोध करना है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज ऐसी थी कि जिसका विरोध करना चाहिए था। अब प्रियंका गांधी जी की अगर बात करूं तो उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, सीट पे बैठ सकती हूँ, पर किसी और को आगे देखना नहीं चाहती। राइट? तो मेरा मानना ये है कि देखिए ये सब महिलाओं के बिल्कुल ये बड़ी बात है। चलिए नुकसान हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका जी गुप्ता का मुझे लग रहा है नुकसान हो गया। 2029 में हो सकता है लोकसभा के लिए लड़ जाती तो अच्छा फायदा हो जाता, लेकिन हुआ ही नहीं अभी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।